नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। प्रधानमंत्री जी परेशान हैं। बंगाल के जो हवा आ रही है वो उनको बहुत झुलसा रही है। गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन बंगाल में गर्मी कुछ ज़्यादा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं भगवान राम और काली जी को याद कर रहे हैं। अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। पूछा है कि अमेरिका अब क्या करेगा जब उनके यहाँ ही विद्रोह की स्थिति है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। उससे पहले मेरे दर्शक परेशान थे कि हमारे नेशनल चैनल को खोलने की तारीख थी, उसमें क्या हुआ, तो माननीय न्यायालय ने 4 मई अगली तारीख लगा दी है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। मुझे आज बहुत दुख सा हो रहा है अपने प्रधानमंत्री पे। जब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब बेचारे वो काशी में रोड शो कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की याद कर रहे हैं। उन्होंने बंगाली भाषा में खुला पत्र जारी करके मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की है और राम मंदिर का जिक्र किया है, मां काली का जिक्र किया है। राम मंदिर भूल गए थे पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी, जब अयोध्या में बीजेपी हार गई थी। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव की और उस आध्यात्मिक अनुभव से की जो उन्होंने जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले महसूस किया था, जब उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा था। उन्होंने लिखा है, जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैंने 11 दिन का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। चुनाव में मुझे वही अनुभूति हुई जो किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। राम मंदिर का जिक्र छोड़ दिया था, लेकिन तुरंत उनको याद आया कि देवी जी की उपासना है, बंगाल के मतदाताओं का जिक्र है और रोड शो में भगवान राम को याद कर लिया। अब मान जाना चाहिए प्रधानमंत्री की बात। देखिए, चुनाव आयोग तो बेचारे ने छूट दे रखी है ज्ञानेश कुमार ने। कर्नाटक में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं कि बजरंग बली के नाम पे वोट दे दो या भगवान राम के नाम पे वोट दे दो। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को पन्ना हटा देना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक धर्म का, ईश्वर का नाम लेकर आप वोट नहीं मांग सकते। ज्ञानेश कुमार को इसमें यह संशोधन कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को इससे छूट मिली हुई है। प्रधानमंत्री जी धर्म का नाम लेके वोट मांग सकते हैं, भगवान का नाम लेके वोट मांग सकते हैं, बाकी कोई नहीं मांग सकता। क्या ऐसा कोई आदेश हो नहीं सकता अभय जी चुनाव में? क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री के लिए विशेष नियम कानून बन सकते हैं। और साथ उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हड़प लिए, अभी बहुमत से दूर हैं। अभी दूसरी पार्टियों के और राज्यसभा सदस्य हड़प लेंगे और उसके बाद में जब राज्यसभा में भी बहुमत हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि संविधान संशोधन इस तरह का कराने के लिए प्रधानमंत्री प्रस्ताव रखें। आपका सुझाव अच्छा है। मैं भी चाहता हूं हमारी आपकी चर्चा प्रधानमंत्री कहीं सुन रहे हो, प्रधानमंत्री ना सुन रहे हो, पीएमओ का कोई बंदा सुन रहा हो, प्रधानमंत्री का सहायक हो, तो वो उनको कह सकता है कि भाई आप एक विशिष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, वैसे भी आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, फिर देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या पता चौथी बार भी प्रधानमंत्री हो जाए, तो आपको तो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। आपके ऊपर आज आप चुनाव आयोग वैसे भी आपको विशेषाधिकार संपन्न व्यक्ति मानता है और प्रधानमंत्री से ज्यादा विशेषाधिकार किसका हो सकता है? तो इस तरह का मेरे ख्याल से सुझाव आपका अच्छा है। प्रधानमंत्री के लिए एक प्रस्ताव, एक बिल लाया जाना चाहिए और उस बिल के ऊपर फिर बहस होनी चाहिए संसद में। फिर देखते हैं क्या होता है। बहस क्यों होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी हैं, वो बायोलॉजिकल नहीं है, सीधा प्रस्ताव लाएं, उसके सबको साइन कर देना लेकिन चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे लोकतांत्रिक भी तो हैं। अच्छा, उनको कहना दिखाना भी है उनको कि वो डेमोक्रेटिक हैं। प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक भी तो हैं। बिना बहस के अगर प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार देने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया तो फिर उसमें आरोप लग जाएगा कि वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो वो लोकतांत्रिक होने की भी तो एक कवायद करेंगे। हाँ, ये भाई बात तो देखिए सही वो है। स्पिरिचुअल हैं, भाई देखिए वो स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं। जैसा उन्हें राम मंदिर से पहले उन्होंने व्रत रखा था, उपवास किया था, वो जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, वही आध्यात्मिक अनुभव उन्हें पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने में हुआ। वही आध्यात्मिक अनुभव उन्हें जब ये खत्म हो गई आपकी पूरी चुनाव मुहिम खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर उन्हें याद आया अचानक कि उन्होंने झालमुड़ी तो खाई लेकिन फुटबॉल में किक नहीं मारी। हाँ, तो वो फुटबॉल में किक मारने के लिए अब वहां तो मारने से कोई फायदा नहीं होता, क्यों वहां तो खत्म हो गई। तो वो सिक्किम गए और वहां गंगटोक में उन्होंने बाकायदा
एक फुटबॉल की जर्सी मंगवाई और फुटबॉल खिलाड़ी की ड्रेस उन्होंने पहनी, फिर वो मैदान में गए और फिर गोल किया, प्रधानमंत्री ने गोल किया, और जिस तरीके से झालमुड़ी खाई थी उसी तरह से गोल भी हुआ। और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री ने हाई फाइव किए जो खिलाड़ी लोग आपस में करते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से बंगाल के चुनाव में जितना नाटक हो सकता है, जितना ड्रामा हो सकता है, सब कर लिया उन्होंने। झालमुड़ी भी खाई, गंगटोक जाके उन्होंने फुटबॉल में किक भी मारी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव था, और रामचंद्र जी और काली माँ को आपस में जोड़ दिया। तो ये भी उन्होंने, ये तो एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति ही कर सकता है। दो अच्छा बड़ी देखिए जी, अबे जी, इतना बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने वाला आदमी, इतनी बढ़िया एक्टिंग करने वाला प्रधानमंत्री पहले कभी कोई हुए हैं? हर बार नया क्रिएशन। नहीं, प्रधानमंत्री की इस योग्यता को सब लोग बहुत पहले से जानते हैं। प्रधानमंत्री की इस क्षमता को लालकृष्ण आडवाणी भी जानते थे। प्रधानमंत्री की जो क्षमता है, इसको किसान आंदोलन हो रहा था तो बलबीर सिंह राजोवाल जो थे, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था, याद कीजिए, किसान आंदोलन। हम तो आपके 4 PM के मंच पर उस भाषण को दोहरा चुके हैं। तो वो प्रधानमंत्री की इस क्षमता को सबको ही जानते हैं। और उसके बाद आप सिक्किम में देखिए प्रधानमंत्री किस तरह की पोशाक पहने खड़े हुए थे। उनके कोई बुजुर्गवार आ जाते अगर प्रधानमंत्री के वहां पर, तो उनको देख के पहचान ही नहीं पाते कि अरे वही मोदी है जो देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री। एक बात समझ में नहीं आई। जब उनको मैंने वो टीवी पे खड़े हुए देखा तो मैं भी एक बार चौंक गया कि ये क्या वही है, इतना भेष बदले हुए थे। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पिछली बार तो दाढ़ी बढ़ाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह, इस बार भी तो बढ़ाना चाहिए था ना, थोड़ा थोड़ा लुक आता, बंगाल का लुक आता। पिछली बार काम नहीं किया ना उसमें, पिछली बार उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, दाढ़ी काम नहीं कर पाई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार वो काम क्यों करते? इस बार नहीं आता। पिछली बार उन्हें आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ था। आप देखिए पिछली बार जब उन्होंने चुनाव अभियान चलाया तो उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। ये है नई बात इस बार उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। हाँ, ये बात भी सही है। और प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का जो उन्होंने जीवन गुजारा है, उसमें उन्हें केवल 3 बार आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। एक बार हुआ था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर, एक बार तब जब बनारस से चुनाव लड़ने गए थे तो कहा गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, तस्लीम आया हूँ यहाँ पे। और दूसरा ये बंगाल के चुनाव में चुनाव प्रचार करने के दौरान आध्यात्मिक अनुभव हुआ। अच्छा, मैं देखता था कि अगर कोई नॉनवेज खाता था तो बीजेपी के नेताओं को बड़ी समस्या होती थी। कई बार तो मैंने फेसबुक पर लिख दिया कि मैं मटन खाने आया हूँ, और एक दिन मैंने लिख दिया भाई मैं टुंडे के कबाब खाने आया हूँ, तो मेरे लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी कि ब्राह्मणों के मांस खाते हो, मीट खाते हो, बड़ा पाप करते हो। मैं देख रहा था बंगाल में होड़ लग गई कि मछली कौन ज्यादा खाता है, मछली शाकाहारी हो गई है क्या? अब बीजेपी के तो कुछ नहीं कहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले जब उत्तर पूर्व में मेघालय उन सब इलाकों में जाते हैं तब कुछ और खाते हैं, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। जब बंगाल में आते हैं तो मछली खाते हैं, जब उत्तर प्रदेश उत्तर भारत वगैरह में आते हैं तो शाकाहारी हो जाते हैं, जब बिहार में जाते हैं तो मटन पार्टी जो होती है बिहार की पारंपरिक, उस मटन पार्टी में भाग लेते हैं उत्साह के साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी जो है विशुद्ध राजनीति के लिए जीते हैं, राजनीति गोटी लाल हो इसके लिए जीते हैं पूरी तरीके से, और उसके लिए कुछ भी खाना पड़े वो खाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी कोई डाइटरी हैबिट्स, कोई उनकी भोजन संबंधी कोई विशेष पसंद नहीं है। चुनाव जिसमें राजनीतिक फायदा जिसमें वो भोजन करते हैं। आज मैं देख रहा था कि दिन भर टीवी चैनल पे चलता रहा सिंघम बनाम पुष्पा। यूपी कैडर के एक आईपीएस हैं, अजय पाल शर्मा, तेज तर्रार आईपीएस हैं, वो जाके वहां पे टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर बाबू को हड़काया है। उनके गबो तो मिले नहीं उनके घर वालों को। दिन भर टीवी एक एंकर एक चैनल पर तो चल रहा था कि देखा ये है योगी का अफसर, घर में घुस के इशारा था कि घर में घुस के मुसलमानों को डराया है। इस एंगल पे भी कहानी चलने लगी।
और फिर उसके बाद में टीएमसी ने कस के हमला बोला, अखिलेश यादव ने बहुत भयंकर ट्वीट किया और ये दिन भर चल रहा है, सुबह से शाम तक अजय पाल शर्मा की तरह तरह की डॉन वाली फोटो, जहांगीर की फोटो, मतलब पूरा दिन आज मैंने देखा एक घटना दिन भर टीवी चैनलों पे चलती रही। तो अभी आप ये भी ये देखिए, जब योगी आदित्यनाथ आते हैं उत्तर प्रदेश से और चुनावी भाषण देते हैं और चुनावी भाषण में ये लाइन बोलते हैं कि वरना यूपी का बुलडोजर आएगा और हाथ पैर तोड़ देगा। आप सोचिए तो। और दिलीप घोष जो कि भाजपा के पुराने नेता हैं, वो कहते हैं, जो खुद बंगाली हैं, वो कहते हैं कि फिर बुलडोजर भी आएगा यहाँ पर। यानी अभी से उन्होंने वहां ऐलान कर दिया है कि बुलडोजर वाले प्रशासन, अगर हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर वाले प्रशासन का ही मॉडल यहाँ पे लाएंगे। तो आप समझिए कि बंगाल के लोग क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, कितने प्रसन्न होकर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे कि अब आइए चलो सब लोग मिलजुल कर वोट डालें और बुलडोजर का स्वागत करें। अच्छा, वो मैं देख रहा था कि महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे जिले जिले में प्रदर्शन किया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेत्री ने वीडियो जारी करके किया कि भाई बीजेपी का जिलाध्यक्ष कह रहा था कि मेरे बिस्तर पर आइए तब मैं आपको पद दूंगा। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी की नेता है और वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष पे ऐसे आरोप लगा रही है। उधर विधायक थी अनुपमा जायसवाल, बड़ी अच्छी विधायक हैं, वो बेचारी पुतला जला रही थी अखिलेश यादव का और बाकी नेताओं को, खुद ही झुलस गई। अब मैंने तो फोटो देखी नहीं, योगी आदित्यनाथ उनको देखने गए बीजेपी विधायक को, लेकिन अखिलेश यादव देखने गए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप विधायक हैं, हमारा रोल जो भी हो, लेकिन आग लगाते समय ध्यान रखिए। तो इन दोनों मुद्दों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि महिलाओं के हितों की बात कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष कह रहा है कि बिस्तर पे आइए तब मैं पद दूंगा, और अखिलेश यादव उस महिला विधायक को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के बारे में रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और भारतीय जनता पार्टी उस रिकॉर्ड को कायम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लाइन लगी हुई है कि घटनाओं की लाइन लगी हुई है, और ये भी उसी घटना के अंदर एक और कड़ी जुड़ गई जब एक महिला पदाधिकारी कह रही है कि मेरे बिस्तर पे आइए तब मैं आपको बड़ा पद दूंगा। तो वो जो लाइन लगी हुई है उसमें एक से एक जोरदार लोग उस लाइन में लगे हुए। खुद कपिल मिश्रा बता चुके हैं कि उस लाइन में सबसे आगे कौन है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा बता चुके हैं विधानसभा में कि उस लाइन में सबसे आगे कौन लगा हुआ है। सबसे आगे तो वही लगे हुए इनको आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। उसके बाद एक के बाद फिर उसके पीछे बृजभूषण शरण सिंह है, फिर वो सेंगर है, सब पूरी लाइन लगी हुई है पूरी वहां तक वो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी लग गया है लाइन में पीछे। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मामले में अपना रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक रखती है। हाँ, ये बात तो गड़बड़ नहीं होने देती रिकॉर्ड कतई अपना। पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं के मामले में उनका रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त रहे। उधर उत्तराखंड से भी बड़े विवाद की एक के बाद एक भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। वहां के पुलिस के एक मुखिया अफसर ने केदारनाथ में एक आपदा हुई थी जिसमें एक व्यक्ति लड़का अपने पिता की मौत हो गई थी, डेड बॉडी नहीं ले जा पा रहा था, तो वीडियो जारी किया, रोते हुए वीडियो जारी किया। जिन एक्स ने ट्विटर अकाउंट ने लिखा उन सबको नोटिस भेज दिए गए। उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए मीडिया को दिया गया कि मुंह बंद रखो, हम जो कहें जो करें वो चुप रहो। मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुलिस वहां भी ट्विटर अकाउंट पे है, उनको नोटिस दे रही है कि तुमने ये वीडियो जारी क्या कर दिया। ये नया पैटर्न आया है कि कोई एक्स पे लिख दे, कोई फेसबुक पे लिख दे, उसको पुलिस FIR कर दे, उसको नोटिस दे दे। पवन खेड़ा बेचारे भागे भागे फिर ही रहे हैं, आरोप लगाए सफाई देनी चाहिए नेता को, उल्टे पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे हैं। कौन सी दिशा में जा रहा है ये देश? देखिए, मुझे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये रवैया अपनाकर सोशल मीडिया की प्रतिष्ठा और पहुंच को और बढ़ा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं किया करती थी कि हमारे खिलाफ क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तब तक सोशल मीडिया शायद इतना प्रभावी नहीं था। लेकिन अब भाजपा को लगने लगा है कि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हो गया है। कोई सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कोई कुछ ना लिख दे, कोई कुछ बोल ना दे, कहीं से कोई किसी बात कोई पोल ना हमारी खुल जाए। तो ये सब पूरा जो ट्विटर अकाउंट
बंद करना, फेसबुक पे सब छापे मारना, ये सब बंद करना, ये सारी बातें जो है बताती हैं कि भाजपा सोशल मीडिया के मामले में अब काफी नाजुक मिजाज हो गई है, ज्यादा संवेदनशील हो गई है। जबकि मुझे नहीं लगता कि इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर नेताओं वगैरह की आलोचनाएं होती हैं, और जो राजनेता होते हैं वो जिस तरह की हरकत, सारी दुनिया में राजनेता इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं है कोई विदेशों में राजनेता कोई कम हरकतें करते हो, तो उनकी भी तमाम खिंचाई होती है। सब लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया की विशेषता ही है कि वहां तो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी कुछ भी डाल सकता है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, और अपने मन से टिप्पणी लिख सकता है। लोग एक दूसरे के ऊपर भी छींटाकशी करते हैं। आपने जो कपिल शर्मा शो देखा होगा, उस शो में तो एक स्थायी रूप से एक हिस्सा है उस शो का कि जो उनके दो मेहमान होते हैं उनके ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर लोग जो तरह तरह की दिलचस्प टिप्पणियां करते हैं, उन टिप्पणियों को दिखाया जाता है उसके अंदर। वहां सब लोग ठटा के हंसते हैं उसमें। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुंह लटका हुआ है, वो अति गंभीर हो गई है, और उसकी वजह से वो उन चीजों का मजा वजा भी नहीं लेती पूरी तरीके से। ज्यादा ध्यान इन बातों की तरफ अगर ये ना दें तो ये इनके हित में होगा। लेकिन ऐसा करके लगातार ये एक तरह की सेंसरशिप, सोशल मीडिया को सेंसर कैसे किया जाए, ये एक समस्या है भाजपा के सामने। उसके लिए तमाम कानून बनाने पड़ेंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर उस आम आदमी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में, सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है, उसके लिए अमीर गरीब का तो कोई फर्क है नहीं, सब लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर सोशल मीडिया को आप प्रतिबंध लगाएंगे तो सभी लोगों पर प्रतिबंध लगेगा, तो उससे बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलेगी। इसलिए सरकार सोचती है कि सीधा कानून बदल के प्रतिबंध लगा देने से हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए वो चुनिंदा इनका अकाउंट बंद कर दो, उनका अकाउंट बंद दो, इसको नोटिस भिजवा दो, ये सब करती रहती है। ये भी सेल्फ डिफीटिंग है, इससे भी नुकसान होगा, ये भी राजनीतिक नुकसान होगा इनको। अच्छा, मैंने देखा कि पता नहीं क्यों नेता इतना चिढ़ जाते हैं। मुझे तो इस मामले में अखिलेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री थे, एक दिन उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, विषय नहीं बताया, तो एक बड़े प्रकाशन समूह की किताब का विमोचन किया उन्होंने, और वो किताब जो थी वो उनके ऊपर जो छपे थे कार्टून, उस कार्टून का संग्रह था। इतने इतने तीखे कार्टून थे अखिलेश यादव के ऊपर कि कोई सामान में से मेरे जैसा मनुष्य होता चिढ़ जाता है, यार देखो मेरे कितनी, कहीं नाक टेढ़ी है, कहीं कुछ है, कहीं कोई कमेंट है। लेकिन अखिलेश यादव ने खुद अपने छपे हुए कार्टून के ऊपर उसका विमोचन किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक जगह बना रहे थे वो, कि ये वो जगह बनाएंगे, ऊपर एक मंच पे माइक खड़ा होगा, जिसको जो भड़ास निकालनी है सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, आओ और बोलो, अपनी भड़ास निकालो, हंसो वहां पे। ये जो हंसने का एक व्यंग है, कटाक्ष का व्यंग है, इतनी इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों रहती है बीजेपी? इतना ज्यादा किसी को मजाक नहीं करने देती, मेरे व्यंग्यकार हैं उनके अकाउंट बंद कर देती है, इतना क्या डर है? क्यों असल में लोगों को लग रहा है कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। जब भाजपा मानती थी, खासतौर से 2024 के चुनाव के पहले भाजपा मानती थी कि ऐसी कोई उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम विधानसभा के चुनाव दबादब जीत रहे हैं, हमारे खिलाफ 10 साल के चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वो इन बातों के प्रति सतर्क नहीं थी, चौकन्नी नहीं थी और नाजुक मिजाज नहीं थी। तुनक मिजाजी बहुत कम थी भाजपा में उन दिनों। तो कुछ भी हम लोग बोलते थे, कोई भी लोग टिप्पणी कर देता था, ज्यादा ध्यान नहीं देती थी भाजपा उसकी तरफ। लेकिन जब इन्होंने बहुमत खो दिया, तब से लगातार इन लोगों को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है। पहले तो कहते थे एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है, ये जमाना तो प्रो इनकम्बेंसी का है, ये सब बोलते थे। इसलिए अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं और जल्दी ही बिलबिला जाते हैं किसी भी टीका टिप्पणी से। बर्दाश्त की क्षमता बहुत कम हो गई है। लगता है कि हर चीज जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ आलोचना में लिखी जा रही है, वो हमारी एंटी इनकम्बेंसी में बढ़ोतरी कर रही है। इसलिए जितनी चीजों को रोका जा सके, जितनी चीजों को दबाया जा सके, जितनी धमकियां दी जा सकें, जितना विरोध में कटौती की जा सके, उतना अच्छा। इसके लिए ये सब चल रहा है। अब दिक्कत की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जब आप प्रिंट मीडिया पर रोकें लगाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोकें लगाते हैं, तो दरअसल आप बड़ी पूंजी का जो मीडिया है उसके ऊपर रोकें लगाते हैं। भाई, आप अगर अखबारों में छपे लेखों को सेंसर करेंगे या उनमें नहीं छपने देंगे, या बड़े बड़े चैनल जो हैं वहां पे अगर आप वहां पर टांग अपनी फंसाएंगे, तो उसमें आप समाज के ऊपर उससे ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया तो समाज का टूल है। सोशल मीडिया पे जब आप
कोई बड़ी सेंसरशिप लगाएंगे सोशल मीडिया पे तो आप फंस जाएंगे चक्कर में, वो बैकफायर करेगी, बूमरैंग करेगी वो। इसीलिए ये अलग अलग लोगों को चुन चुन के मतलब अलग अलग करते हैं ताकि सब लोगों के ऊपर उसका असर न पड़े। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उधर हमारे चचा ट्रंप भी बेचारे बहुत फंसे हुए हैं ईरान के फिजिशियन उनकी बैठक में। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने पेंटागन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा पेंटागन झूठ बोल रहा है, राष्ट्रपति को जानकारी नहीं दे रहा, युद्ध को लेकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जैसे ईरान ने रूस को आगे किया, चीन को आगे किया, अमेरिका में उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। अब वाइस प्रेसिडेंट ने ही मोर्चा खोल दिया पेंटागन के खिलाफ। मुझे लग रहा है कि युद्ध विराम हो ना हो, लेकिन ट्रंप की राजनीति का विराम हो जाएगा अगर ये ऐसी मामला चलता रहा। बार बार धमकी देते प्रशासन में तो सवाल के ऊपर काफी मतभेद है। जेडी वेंस ने आज तक एक भी बयान आप नहीं दिखा सकते जिसमें उन्होंने ईरान के ऊपर हमले का समर्थन किया हो। जेडी वेंस कई बार फोन करके नेतन्याहू को भी भली बुरी जली कटी कह चुके हैं कि तुम क्या करवा रहे हो। नेतन्याहू से भी कह चुके हैं। इसी तरीके से नेशनल इंटेलिजेंस की जो इंचार्ज हैं तुलसी गब्बार्ड, वो भी इन्हीं की तरीके से जेडी वेंस की तरीके से वो भी ईरान पे हमले की समर्थक नहीं है। तो ट्रंप प्रशासन में काफी मतभेद हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने तो इस्तीफे दे ही दिए हैं अपने, हम लोग उनके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। तो ट्रंप प्रशासन में सवाल के ऊपर काफी मतभेद है और वो अब मतभेद धीरे धीरे करके सामने आते जा रहे हैं। जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप का विरोध नहीं किया है, तुलसी गब्बार्ड ने भी सार्वजनिक रूप से ट्रंप का विरोध नहीं किया है और ट्रंप ने जेडी वेंस को डील कराने के लिए, ईरान से समझौता कराने के लिए भेजा भी, उपराष्ट्रपति के तौर पे वो गए भी, उन्होंने कोशिश भी की डील कराने की, लेकिन वो डील नहीं हो पाई। और अब ट्रंप जो है, अब इस बार ट्रंप जेडी वेंस को भेजने वाले नहीं थे, इस बार केवल कुशनर को और विटकॉफ को ही भेजने वाले थे, यार अपने दामाद और दोस्त को भेजने वाले थे। जेडी वेंस को इस बार भेजने की वाली बात नहीं थी। इसलिए जेडी वेंस को भी लग रहा है कि शायद ट्रंप का जो यकीन उनके अंदर था वो यकीन भी डगमगा गया है, इसलिए उन्होंने वहां पे मोर्चा खोल दिया ये कहकर कि पेंटागन जो अमेरिकी युद्ध मंत्रालय है वो राष्ट्रपति को युद्ध संबंधी सही जानकारियां नहीं दे रहा है। इसकी ये तो बहुत युद्ध मंत्रालय की बहुत बड़ी आलोचना है। और जो युद्ध मंत्री जो हैं, जो ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं युद्ध मंत्री, तो वो युद्ध मंत्री की भी आलोचना है काफी। यहाँ पे एक मेरे मित्र का फोन आया कि कल शाम से पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, इधर वोटिंग खत्म हुए उधर तेल के रेट बढ़ जाएंगे। भारत में भी एक खबर आ रही है कि एयरलाइंस बड़ी परेशान है, उड़ानें रद्द हो सकती हैं क्योंकि तेल लगातार महंगा होता चला जा रहा है। क्या लगता है कि अगर ये युद्ध चला तो महंगाई की कमर टूट जाएगी क्या आम मध्यम वर्गीय परिवार की? बिल्कुल, देखिए बहुत बुरी हालत। युद्ध देखिए, अगर ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ और होर्मुज जलडमरू नहीं खुला, अगर ओमान की खाड़ी की तरफ से अमेरिका ने अपना जो ब्लॉकेड है, अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई और इस साइड से ईरान ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई, तो सारी दुनिया उत्तरोत्तर ऊर्जा संकट की शिकार होती चली जाएगी। ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है, फैक्ट्रियां भी उससे चलती हैं, कारें भी उसी से चलती हैं, घरों में खाना भी उसी से पकता है। बताइए इससे ज्यादा और ऊर्जा का क्या होगा? अगर बिजली नहीं बनेगी तो पानी भी साफ नहीं होगा, पीने लायक पानी भी नहीं मिलेगा। दुनिया के नया कितने ऐसे देश हैं जो कि पानी की सफाई करके इनको पेयजल बनाना पड़ता है, उनमें खाड़ी के देश तो प्रमुख हैं। तो ये खाड़ी में युद्ध करके ट्रंप ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट के गड्ढे में धकेल दिया है। इससे सब लोग परेशान हैं। अब मामला हल नहीं हो पा रहा क्योंकि इज्जत दांव पे लगी हुई है। अगर ईरान की बात मान लेंगे तो नाक पूरी तरीके से कट जाएगी, काफी कट चुकी है, अब गिर जाए, लटकी हुई है, कट के जमीन पे गिर पड़ेगी। तो इस प्रकार की स्थिति इनकी बनी हुई है, लेकिन सारी दुनिया इससे बेहाल हुई जा रही है। और भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्हें इस ऊर्जा संकट का दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखिए चारों तरफ अफवाह उड़ रही है संजय जी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए सरकार को बाकायदा सरकार का खंडन करना पड़ा है कि नहीं, ये गलत अफवाह उड़ाई जा रही है जी, अब ऐसा कोई दाम बढ़ाने की योजना नहीं है। लेकिन सरकार एक तरफ ये खंडन करती रहेगी और दूसरी तरफ पूरी तरह दाम बढ़ाने की उसकी योजना भी बन रही होगी पूरी,
क्योंकि बहुत दिन तक ये लोग तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा है, उस घाटे उसको तेल कंपनियों को घाटा सहने के लिए नहीं छोड़ सकते। हाँ, परेशानी तो बढ़ी रही है और आम आदमी इसका शिकार होता जा रहा है, भले प्रधानमंत्री जी कितनी भी फुटबॉल खेलने में बिजी हो। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। बताइए, पूरे मध्यम वर्ग परिवार परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अफवाह फैल रही है कि वोटिंग खत्म और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे। हालांकि सरकार कह रही है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों के मन में डर है। सरकार के पास कोई वैकल्पिक इलाज ही नहीं है। ईरान हमारा दोस्त है, लेकिन हमने क्या रिश्ते कर लिए सामने हैं। क्या इस तरह की नौटंकी से काम चल जाएगा? क्या इस तरह के नाटक से काम चल जाएगा? मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव एक नई कहानी लिखने जा रहा है। जिस तरह से देश भर से लोग बंगाल में वोट डालने वापस जा रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं। लोग ज्ञानेश कुमार से ज़्यादा नाराज हैं और मुझे लगता है इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।